अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमने डिस्कशन करनी है वो एंजाइम कैटालिसिस या सरफेस केमिस्ट्री के हवाले से है। तो सरफेस केमिस्ट्री जो उनसी है ना पंजाब यूनिवर्सिटी में जिन्होंने फ़िज़िकल की स्पेशलाइजेशन रखी हुई है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टॉपिक ये सरफेस केमिस्ट्री भी और ये एंजाइम कैटालिसिस वाला भी। ये भी काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है, मैक्सिमम 15 मार्क्स का आता है, ठीक है। और एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम जो होते हैं वो बायो ऑर्गेनिक कैटालिस्ट होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में जो कैटालिटिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनको क्या करते हैं? कैटालाइज्ड करते हैं। ये एंजाइम कैटालिस्ट, एंजाइम को एज कैटालिस्ट यूज़ किया जाता है, एज कैटालिस्ट यूज़ होता है हमारी बॉडी में जो कि केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। एंजाइम जो उनसा है ये माइक्रो मॉलिक्यूल है और प्रोटीन इन नेचर है, ठीक है। और इसका जो ओरिजिन है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। सो हम इसको बायोपॉलीमर भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? बायोपॉलीमर भी। और जो अमाइनो एसिड्स हैं ना इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एंजाइम। और अगर छोटा सा एक सिंपल सा एंजाइम हो उसमें ऑलमोस्ट 10,000 से लेकर 10 लाख तक क्या होंगे? अमाइनो एसिड्स होंगे, ठीक है। उसका अमाइनो एसिड्स इतने ज़्यादा होंगे कि उसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से 10 लाख ग्राम पर मोल तक चला जाएगा, ठीक है। एंजाइम क्या होते हैं? एक्ट करते हैं कैटालिस्ट इन ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंजाइम जो उनसे बड़े स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक इन एक्शन होते हैं, ठीक है, एंड फंक्शनिंग। ये जो फंक्शनिंग कार्य होते हैं एक स्पेसिफिक एक्शन होता है, इनका स्पेसिफिक फंक्शनिंग होती है। ये एक स्पेसिफिक पीएच लेवल पे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जाके रिएक्शन करते हैं। अगर उससे टेम्परेचर थोड़ा डाउन या अप हो जाए तो एंजाइम क्या होते हैं? इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, ठीक है, पर यूनिट टाइम बाय अ सिंगल एंजाइम, एक सिंगल एंजाइम मॉलिक्यूल जिन मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट में, उसे हम क्या कर देंगे? उसे क्या कह देंगे? टर्नओवर नंबर कह देंगे, टर्नओवर नंबर। अच्छा, आगे हमारा है माइकलिस मेंटन रिएक्शन। जो एंजाइम कैटालिसिस है ना वो माइकलिस मेंटन रिएक्शन, माइकलिस मेंटन मैकेनिज्म को फॉलो कर रही होती है। इसमें सबसे पहले हमारा जो एंजाइम होता है ना जिसे हम ई कहते हैं, वो एस के साथ क्या करता है? रिएक्शन करता है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा होता है। और एक में हमारा K1 होता है और एक में हमारा जो कांस्टेंट होता है वो K' होता है, K1'। और ये क्या बना रहे होते हैं? ES कम्प्लेक्स बना रहा होता है, ES कम्प्लेक्स बना रहा होता है। और जो हमारा ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है ना, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन वो होता है किस पे डिपेंड कर रहा होता है? ये सेकंड स्टेप पे डिपेंड कर रहा होता है। जो सेकंड स्टेप है उसके प्रोपोर्शनल होता है कि कितना हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है। इस पे डिपेंड कर रहा होता है ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो म्यू है ना इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ये जो म्यू है इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब जी नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे ना आपको मैं बताऊं कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट यानी कि ये कम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ठीक है, एक तो इसको बनाने में ई और एस का किरदार है, यानी कि ई और एस मिलते हैं यानी एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलते हैं तो ई एस सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। और ये कम्प्लेक्स फिर आगे डिकम्पोज हो रहा है। हमने अब इसका ओवरऑल क्या लिखना है? ओवरऑल रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखना है, नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। तो हम इस तरह लिखेंगे कि
जो ओवरऑल रेट हम लिखते हैं वो हम क्या करते हैं, रेट जो फार्मेशन का होता है ना, जो फार्मेशन का रेट होता है उसमें से रेट ऑफ जो डीकम्पोजिशन हो रहा होता है उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन और रेट ऑफ फार्मेशन में से रेट ऑफ डीकम। अब देखो फार्मेशन कहाँ पे हो रही है, फार्मेशन किस पे डिपेंड कर रही है, इस रिएक्शन में फार्मेशन किस पे डिपेंड कर रही है, ई और एस पे। ठीक है, ये कुछ ना कुछ बन रहा है, जिसमें बन रहा है यानी एस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में K1E/S ये बन रहा है, यहाँ पे इस जगह बन रहा है, इस जगह पीछे यानी कि डिकम्पोज है। अगर डिकम्पोजिशन हो रही है तो आपको पता है कनेटिक्स में नेगेटिव उसके साथ साइन आता है। इसी तरह यहाँ पे भी ये डिकम्पोज होके फाइनल रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है ना, जो नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाइंग स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। जो स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन पे हमारा d/dt ई एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स जो होगा ना वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। ज़ीरो के इक्वल होगा तो हमारा हम रीअरेंज करेंगे, यानी इस इक्वेशन को ज़ीरो के इक्वल रख देंगे। ठीक है, ज़ीरो के इक्वल हमने रख दिया, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को इक्वल टू ज़ीरो रख देंगे। जब हम इसको इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे यहाँ पे, ठीक है रख दिया हमने, जब इक्वल टू ज़ीरो रख के ये माइनस वाली उधर, इधर माइनस हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी, ये वाली चीज़ उधर जाके प्लस हो जाएगी। ई और ई एंजाइम यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स ये वाला जो है ये कॉमन है, तो हम इसको क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। और ये वाली चीज़ अगर इधर क्या हो रही है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड, तो सिंपल मैथमेटिक्स से डिवाइड होगी। और यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है तो ये मैं कर देता हूँ, ई ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ठीक है, K1 ई, सॉरी एक मिनट, ये किसके इक्वल है, E इंटू एस इंटू K1। ठीक है, K1 के साथ क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे क्या डिवाइड हो रहा है, K1 डैश प्लस K2 प्लस K2 हो रहा है। तो वो जो K1 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे आके देखो बट्टे में, जब बट्टा एक बट्टे में एक बट्टा और लगा दो तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई, अगर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके क्या हो जाएगा, ये वाला K डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा K1 डैश प्लस K2 डैश ओवर K1 इज इक्वल टू Km। ठीक है, अगर ये है, ये जो हमारे पास फ्रैक्शन लिखी है ये हमारे पास एक नया कांस्टेंट आ जाएगा Km, जिसे हम माइकलिस मेंटन कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, समझ आइए, यहाँ तक समझ आ गई। अब आगे चलते हैं। अच्छा, आगे सिंपल हमने क्या किया है, वो ये इक्वेशन लिख दी है, उसको ए का नाम दे दिया। ठीक है, ये वाली इक्वेशन लिख दी है, उसको ए का नाम दे दिया, समझ आ गई। अब हमारे पास जो एंजाइम प्रेजेंट है वेसल में इन फ्री फॉर्म एज वेल एज इन एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स फॉर्म, वो जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी ई लिखेंगे और ई के साथ बाहर नॉट लगा देंगे। जब नॉट लगाएंगे तो इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। इनिशियल कंसंट्रेशन किसके इक्वल है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स के और एंजाइम जो बचा हुआ है उसके। ठीक है, यहाँ से एंजाइम जो बचा हुआ है उसकी हमने कंसंट्रेशन अगर निकालनी है, ठीक है, उसकी अगर निकालनी है तो ई नॉट में से हम क्या माइनस कर देंगे, ई और ई एस माइनस कर देंगे। ई एस माइनस किया तो ये नीचे हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है। ये इक्वेशन हमने ई की वैल्यू किधर पुट कर देनी है, इधर। जब इधर पुट करेंगे तो हमारे पास अगले पेज पे, ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब के एम को मैंने उठा के किधर ले गया हूँ, के एम को
उठा के इधर ले आया हूँ, इसके साथ ये इधर डिवाइड हो रहा तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब ई एस वाली रकम यानी कि ई एस, देखो ई एस इधर क्या है माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस होगा, तो दोनों में ई एस क्या आ गया, कॉमन। जब ई एस कॉमन आएगा इस तरह, के एम प्लस डेल एस इंटू ई और एस आ जाएगा। जब ये आया तो हमने के एम प्लस एस को क्या कर दिया, उधर जाके डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास आपको पता है ओवरऑल जो रेट इक्वेशन थी, ई एस की वैल्यू निकल आई, जो ओवरऑल रेट इक्वेशन थी ये हमने लिखी हुई। ठीक है, यहाँ पे हम ई ऑफ एक्स की क्या पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू ई ऑफ एक्स के टू, ये के टू लिखा हुआ है, के टू इंटू ई नॉट इंटू डेल एस इंटू एल एस ओवर के एम प्लस एस। अब जो रिज़ल्ट इस इक्वेशन से निकल रहे हैं ना, इस इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से, जो ये जो वन मैंने जिसको कह दिया, इस इक्वेशन से जो रिज़ल्ट निकल रहे हैं वो अगले पेज पे हैं कि कौन कौन सा रिज़ल्ट निकलता है इस पेज से, इस इक्वेशन से, सॉरी। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फंक्शन ऑफ सबस्ट्रेट है। आपको पता है कि सबस्ट्रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये फंक्शन ऑफ सबस्ट्रेट है। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सबस्ट्रेट पे, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगा अगर हम सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे, बट अप टू सर्टन लिमिट। ठीक है, अब इसमें आगे केसेस हैं, जब एस जो होगा ना, सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन लो होगी, तो के एम प्लस एस के अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा के एम के। ठीक है, तो के एम की जो के एम प्लस एस था वो के एम के इक्वल हो जाएगा। अब जो रेट हमारा होगा ना वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन के। जितनी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, बट अप टू सर्टन लिमिट। क्यों? क्योंकि एक लिमिट के बाद जब आप सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन बेशक बढ़ाते जाएं, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, नहीं इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अब देखो अगर सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन हाई होती है, अगर हाई होती है तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन, वो एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और वो इट्स मीन कि हमारी हाई वैल्यू ऑफ अगर कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट हाई होगी, कंसनट्रेशन हाई होगी, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, वो ना तो डिक्रीज़ होगा ना इंक्रीज़ होगा। ठीक है, और इंडिपेंडेंट हो जाएगा कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के। अब जो वैल्यू ऑफ के एम कहाँ से डिटरमाइन होगी, अगर हम इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है, ये वाली, ये इक्वेशन जो लिखी है, इसको इन्वर्ट करके इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में, आपको पता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसने फिज़िकल पढ़ी है बीएससी में, एमएससी में, उसके लिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को मुश्किल नहीं है, उसको पता है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है। अब हम इसी इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसका ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे हमने इसको क्या किया, इन्वर्ट कर लिया। जब इन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गई। अब ये हमारे पास y क्या है, y ये है, m ये है, x और c ये है। c क्या होता है, इंटरसेप्ट, m क्या होती है, स्लोप, x तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। आगे हम इसके आगे ना ग्राफिकली क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे। जब ग्राफिकली इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये y एक्सेस पे ये आ गया और x एक्सेस पे 1/del s आ गया, और ये हमारे पास स्लोप आ गई, स्लोप। अब ये ओरिजिन में से पास नहीं हो रही, बल्कि ऊपर थोड़ा सा ऊपर करके पास हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, c की वैल्यू है, तो यहाँ से हम के एम की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, इंटरसेप्ट की भी निकाल सकते हैं। अगर स्लोप की और इंटरसेप्ट की हम रेशो लेंगे तो के एम की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। तो ये अभी हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी। सेकंड पॉसिबिलिटी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा एंजाइम का एनालिसिस की। ठीक है, थैंक यू।